वर्किंग जो है वो पैशन के लिए होनी चाहिए और एजुकेशन नॉलेज गेन करने के लिए होनी चाहिए। नॉलेज के लिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना था तो मैंने सीए को चूज किया ताकि मैं फाइनेंशियल्स, लीगल लॉज, अकाउंटिंग, फाइनेंस इसके बारे में ज्यादा बेटर समझ सकूं। और जैसे ही मैंने मेरा सीए कंप्लीट किया, इमीडिएटली आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज दैट वाज माय पैशन। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ट्रेड एक ओशन है जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट चाइना? मुझे लगता है कि चाइना की ग्रोथ स्टोरी जो पिछले 30 सालों में लिखी गई है उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ की पॉलिटिकल विल। लेकिन एक सैचुरेशन का पॉइंट मुझे लगता है चाइना के लिए आ गया है, जहाँ पर चाइना काफी ग्रो कर चुका है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे ज्यादा या महंगी होती जा रही है। चोपड़ा जी, आप पर्सनली चाइना कितनी बार गए होंगे? 200-300 टाइम्स 200-300 टाइम्स चाइना के डिफरेंट पार्ट्स को विजिट किया है। चाइना का शुरुआती दौर बहुत छोटे बिजनेसमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे मार्जिन्स ज्यादा थे, तो कोई एक रिटेल शॉप का ओनर भी वहाँ से जाके बाइंग कर सकता था। फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गया होलसेल बिजनेसेस के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स है जिससे एक्सपोर्टर्स को कोई बेनिफिट हो सके? वो जब किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी ट्रैवल का भी और जो वहाँ पे एग्जीबिशन का एक्सपेंडिचर है अप टू 70% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर कैन बी subsidized by the government of India। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, सब्सिडीज ऑन इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेटली स्कीम्स हैं। Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are joined by Mr. Sharnik Chopra, who is into the industry of international business and trade from past 20 plus years. So we will talk about international trade, business, entrepreneurship in it and the industry overall. So hello Chopra ji, how are you? I'm very fine, Rohin ji. It's my pleasure to be with you and I am here at your perusal. Yes, thank you so much Chopra ji for taking out the time. तो चोपड़ा जी, आपको काफ़ी टाइम से वैसे तो मैं जानता हूँ, बट आज थोड़ा आपको डीप में जानेंगे, आपकी जर्नी को मैं जानना चाहता हूँ। एंड इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक काफ़ी सारे बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करता है। वो जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, इस ट्रेड में कैसे एंटर कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आपकी जर्नी से। हाउ डिड यू स्टार्ट? हाउ वाज योर करियर स्टार्टिंग? रोहिन जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई बिलोंग्स टू बीकानेर। बीकानेर इज वन ऑफ द सिटी फ्रॉम राजस्थान एंड बीकानेर मेरा बॉर्न एंड इनिशियल स्टडीज मैंने बीकानेर से किया। उसके बाद मैंने हायर स्टडीज जयपुर में की और मैंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया वो भी मैंने जयपुर से किया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट किया, तो जयपुर, चाइना, दिल्ली हमारे ऑफिस हमने इनिशियली स्टार्ट किए और अब हम इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो चोपड़ा जी, जैसे आपने बोला आपने सीए किया था, राइट? तो सीए के बाद काफी लोग वो प्रैक्टिस में आगे जाते हैं, लाइक यू नो टैक्स फाइलिंग और मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? तो सीए से इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपने करियर स्विच किया है या मतलब हाउ डिड दिस हैपन? मेरी नज़र में जो एजुकेशन है वो नॉलेज के लिए है। तो जब मेरा पैशन तो इंटरनेशनल बिजनेस था, जब मैं जैसे ग्रो किया तो मुझे लगता था कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है। तो हमेशा वर्किंग जो है वो पैशन के लिए होनी चाहिए और एजुकेशन नॉलेज गेन करने के लिए होनी चाहिए। करेक्ट। तो नॉलेज के लिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना था तो मैंने सीए को चूज किया ताकि मैं फाइनेंशियल्स, लीगल लॉज, अकाउंटिंग, फाइनेंस इसके बारे में ज्यादा बेटर समझ सकूं। और सीए इसलिए मेरे ख्याल से मेरे लिए एक नॉलेज गेन का पार्ट था। और जैसे ही मैंने मेरा सीए कंप्लीट किया, इमीडिएटली आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज दैट वाज माय पैशन। अमेजिंग अमेजिंग। तो चोपड़ा जी, आपने इंटरनेशनल ट्रेड जब स्टार्ट की, लाइक एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट किया? आई थिंक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार मुझे आज स्टार्ट करना है तो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप। तो आपने स्टार्ट कैसे किया और मे बी आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट क्या थी जो आपने शायद बाई की या सेल की इंटरनेशनल मार्केट? बहुत अच्छा क्वेश्चन रोहिन जी, बिकॉज किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहले यही एक प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें। और मेरे लिए भी, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड में, इस बिजनेस में मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, एक तरह से मेरा कोई बैकग्राउंड इंटरनेशनल ट्रेड के बिजनेस में नहीं था। ऑल्दो मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड के साथ है, लेकिन हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मेरा पहला स्टार्टअप था या स्टार्टिंग किया मैंने।
एंड इनिशियली क्योंकि मैंने बताया कि मैं जयपुर से था, एक पैशन था, तो मैंने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ ट्रेड फेयर्स जो प्रगति मैदान दिल्ली में मैंने एक तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स अटेंड किए, वहां से कुछ चीज़ों को समझ के एंड देन आई स्टार्टेड कि मुझे ये करना है. दैट वाज माय गट फीलिंग या मेरा कॉन्फिडेंस कि मुझे तो इसी को एक्सप्लोर करना है, इसी में आगे बढ़ना है. और मैंने अपना एक ट्रैवल किया बिजनेस बाइंग के लिए. मैं प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल में आना पड़ेगा. Correct. और तभी उसको सीखा जा सकता है, आप बाहर से खड़े रह के स्विमिंग नहीं सीख सकते. तो दैट्स वाई मेरा ये था कि हम स्टार्ट करें कहीं से. और मैंने मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, पहले मैंने एक ट्रैवल किया जो मेरा कोरिया और थाईलैंड के लिए ट्रैवल था. साउथ ईस्ट एशिया से ही मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को. और वहाँ से उसी ट्रैवल में मैंने कुछ प्रोडक्ट बाइंग की, लेकिन वो जनरल मर्चेंडाइजिंग के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हम आसपास देखते हैं तो हमें लगता है कि हम आसानी से इसको सेल कर सकते हैं. तो मैंने कुछ जनरल मर्चेंडाइजिंग की लाइक स्टेशनरी, टॉयज, इस तरह के प्रोडक्ट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया. एंड इन ड्यू कोर्स हम बिजनेस को समझते गए और हमारे इस पूरे करियर में एक कुछ मेजर स्विचेस जरूर हुए जहाँ से मैंने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया और प्रोडक्ट को फिर चेंज किया. बट इंटरनेशनल ट्रेड हमारा सब्जेक्ट वही रहा, उसी में हमने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज किया या कुछ मॉड्यूल को अलग तरीके से प्लान किया. तो ये जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई और आगे बढ़ती चली गई. अमेजिंग. तो चोपड़ा जी, लाइक आपने आके आपके पास सीए का भी एक्सपीरियंस है, लाइक यू हैव द नो हाउ, और इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक एक्सपीरियंस है, राइट? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बो. तो इफ आई टॉक अबाउट कि अगर आई एम इन इंडिया एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट समथिंग, तो उसमें एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है? लाइक इफ आई टॉक फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसा अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा कि चोपड़ा जी आपने कैसे जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे इसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारी जर्नी में चूंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बट अपने करेज और अपने खुद की नॉलेज बेस के ऊपर ही हमने इसको स्टार्ट कर दिया. और उसमें हम सीखते गए, गलतियां भी करते गए और उसको इम्प्रूव भी करते गए. तो उसमें उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड आज से करीब 25 साल पहले इतना वाइड नहीं था सब्जेक्ट, और ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आपको गेन खुद ही करना पड़ता था चीजों को. और कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ऐसी चीजें भी नहीं थी. तो हिट एंड ट्रायल मोड होता है जहां पर आप तुक्के लगाते हैं और सीखते हैं. कई बार वो डिसीजंस गलत भी होते हैं या सही भी होते हैं. तो हमने इस तरीके से प्लान किया, लेकिन मुझे लगता है कि हम जब आगे चलते गए तो इंपोर्ट्स का जो सब्जेक्ट था वो पहला हमारा सब्जेक्ट था. और उस वक्त मुझे लगा कि बहुत बड़ा सेक्टर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल जो ट्रेड्स के लोग थे, उनको जरूरत थी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आने की, या वो आना चाह रहे थे. और हमने आगे चल के उनकी हैंड होल्डिंग शुरू कर दी. तो इस हैंड होल्डिंग से जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया कुछ सालों में, जो गलतियां हमने की, उनसे जो सीखा, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ में. और उनकी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में हमने उस हैंड होल्डिंग को शुरू कर दिया, जिसका बेनिफिट उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल रहा. और मेरे थ्रू अभी तक थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ने इंटरनेशनल ट्रेड की जर्नी को स्टार्ट किया होगा अभी तक. और हमने हमारी जब बिजनेस को स्टार्ट किया और जब मुझे मेरी कंपनी का नाम प्लान करना था एक तरह से जहाँ पे, तो हमने बहुत सोचने के बाद फ्लोरेट के नाम से हमने इस कंपनी की स्टार्टिंग की. और फ्लोरेट का मतलब होता है अ सिंगल फ्लावर ऑफ अ बुके, यानी कि बहुत सारे बुके, एक बुके के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. और एक बुके तभी खूबसूरत बनता है जब उस पर डिफरेंट फ्लावर्स लगे हों, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हों, डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर्स हों, उनकी डिफरेंट डिफरेंट खुशबू हो. तो जब बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं तो एक बेटर चीज को बनाया जा सकता है. इसी फिलॉसफी पे हमने फ्लोरेट को प्लान किया कि फ्लोरेट में बहुत सारे लोग जुड़ें, अलग अलग तरह के लोग जुड़ें, और हम एक बेटर चीज को बना पाएं आगे उसके अंदर. तो ये इस तरह से हमारी कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई. और जहां तक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए, क्या उसके लिए स्टेप्स हैं, कैसे उसको ध्यान रखना चाहिए, तो ये है कि आज के दिन वैसे इंटरनेशनल ट्रेड कुछ मायने में बहुत इजी है और कुछ टेक्निकल
चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इजी तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए आदमी के पास एक एंटिटी होनी चाहिए, यानी कि वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी होनी चाहिए। उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड एक सिंगल रिक्वायरमेंट है, जो किसी भी आदमी को विद इन 1 आवर और बहुत छोटे से एफर्ट्स, बहुत छोटे से एक्सपेंडिचर के साथ आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। ये आईसी कोड आने के बाद में आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं किसी भी चीज का। उसके बाद फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कस्टम से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो आपको हर प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, जिनकी आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें, ताकि करने के बाद में आपको कोई बाद में ऐसा नहीं हो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने मिस कर दिया जिससे कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आपके पास में आईसी कोड होना चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए, जीएसटी नंबर्स, बिकॉज आप ट्रेड करेंगे अगर, तो जीएसटी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वो होना चाहिए आपके पास में। फिर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इंपोर्ट्स कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस किस पर क्या एप्लीकेबल है, जो कि आजकल बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद ऑर्डर प्लेस करें या कोई भी एक्सपोर्ट करें। अमेजिंग, ग्रेट। तो हम ये प्रोसेस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे कि आपने लीगैलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बट नेक्स्ट स्टेप क्या। बट उससे पहले जैसा आपने बताया कि आपने कंपनी का नाम फ्लोरेट रखा है, उसकी जो थिंकिंग है वो मुझे बहुत पसंद आती है कि जैसे 1 फ्लावर एंड मल्टीपल फ्लावर मेक्स अ बुके, राइट। तो राइट नाउ फ्लोरेट ग्रुप इज वर्किंग ऑन जायंट सेंटर, राइट। तो आई थिंक वो भी इस फिलोसॉफी पे कहीं बेस्ड है। तो आप जायंट सेंटर के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? बिल्कुल। तो फ्लोरेट को जब हमने बनाया तो फिलॉसफी ये थी कि हम ज्यादा लोगों को जोड़ें और अपने साथ जोड़ के और कुछ बड़ा करें इसके अंदर, और ज्यादा लोग जोड़ के ज्यादा बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये तो एक थॉट प्रोसेस था जिससे फ्लोरेट का प्लान हुआ। बट हम इंटरनेशनल ट्रेड में जब हमने स्टार्ट किया, जब आगे बढ़ते गए, हमारे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज को गेन किया, और जैसा कि मैंने बताया कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में हैंड होल्डिंग करते हैं उन लोगों की जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस हैंड होल्डिंग को जब हमने किया तो पिछले करीब 20 से 25 सालों में हमने मोर देन 100 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस गेन किया, जिनको हमने हमारे थ्रू हैंडल किया, उनके इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को हैंडल किया। तो इस सारे एक्सपीरियंस नॉलेज को देखते हुए फिर हमने प्लान किया जायंट सेंटर का एक अलग प्लान, जो कि बेस्ड है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सेंटर। ये जायंट सेंटर का फुल फॉर्म है, एक तरह से आप कह सकते हैं, या हमारे इस पूरे बिजनेस का थीम है, जहां से हम ग्लोबल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एक साथ आगे कैसे प्रमोट करते हैं, या वो सारी चीजें एक अंडर वन स्टॉप सॉल्यूशन में कैसे लेकर आए, इसका ये पूरा प्लान जायंट सेंटर है। तो जायंट सेंटर में हम ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग को भी प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सर्विसेज, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, लाइक लॉजिस्टिक्स हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंसेस हो गए, ये जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्टेड पार्ट्स हैं वो सारे आदमी को एक जगह से मिल जाए, ये इस फिलॉसफी का पार्ट है। एंड देन इन्वेस्टमेंट्स, कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की या क्रॉस बॉर्डर बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट हैं, वो भी हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस जायंट सेंटर में हम ओवरसीज कंपनीज को इंडिया के अंदर, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ओवरसीज बिजनेस के साथ कनेक्ट करना या वहां पर प्रमोट करना, उनको इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड सॉल्यूशन चाहिए, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन जायंट सेंटर के थ्रू ले सकता है। इस फिलॉसफी को लेकर हम जायंट सेंटर में आगे बढ़ रहे हैं। ओके। तो चोपड़ा जी, लाइक नो, अभी फ्लोरेट इज एक्सपांडिंग वेरी रैपिडली, तो कैन स्मॉल बिजनेसेस बी एसोसिएटेड विद फ्लोरेट? अभी कोई मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल है, समथिंग लाइक दैट? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि हम पिछले 20 सालों से हैंड होल्डिंग तो करते ही आए हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की, जहां पर अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस इंपोर्ट्स करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस हमारे साथ ले सकते हैं
और इस पूरे सब्जेक्ट को अलग अलग सिटीज, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए हमने जायंट सेंटर को चूंकि अब प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ाना शुरू किया है। यानी कि जायंट सेंटर की ऑफिस रिप्रेजेंटेशंस हम अलग अलग सिटीज में ओपन कर रहे हैं। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनल ट्रेड में या तो वो खुद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे तो हमारी सर्विसेज ले सकता है, या वो कोई अपॉर्चुनिटी अगर इसमें हमारे साथ एज अ ट्रेड पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम अलग अलग सिटीज में हमारे एसोसिएट्स एक फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर वो धीरे धीरे इस ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को समझेंगे भी, और साथ साथ में उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो भी लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सर्विस मॉडल्स दे सकते हैं। हम कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर वो एक बेटर फ्यूचर एस्पेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड का अपने एज अ करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जायंट सेंटर में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और जिनको आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में हम बिल्डिंग मटेरियल एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स हमारा एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जिस पर हम बहुत डीपली काम कर रहे हैं, और उसमें हम सर्विसेज के साथ साथ पूरा ट्रेडिंग मॉडल का बिजनेस मॉडल लेकर आगे चल रहे हैं। तो उसके साथ भी लोग हमारे साथ जुड़कर आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चोपड़ा जी अगेन लेकिन ना टॉकिंग फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस और मिड साइज बिजनेस ओनर, तो अगर वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो, तो इफ आई टॉक फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, कितना बड़ा मार्केट है फॉर एन इंडियन बिजनेस ओनर कि अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, हाउ मच मनी कैन दे मेक? गुड क्वेश्चन कि हाउ मच मनी दे कैन मेक। देखो, मेरा एक मानना है कि there is an old saying that successful people don't do the different things, they do the things differently. Okay. So businesses ऐसा कोई नया नहीं है जो आज हो रहा हो या नहीं हो रहा था पहले। प्रोडक्ट्स वही हैं जो सब सेल कर रहे हैं, और तरीका बदला जा सकता है या बदलता है, जिससे कोई आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और कोई थोड़ा कम उसको फास्ट ग्रो कर पाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं और जिससे आप कैसे फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्लोरिड के साथ जुड़कर, हमारे बिजनेस मॉडल के साथ जुड़कर, जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, उसमें वो बेटर एंड फास्ट ग्रो कर सकते हैं। कितना ग्रो करेंगे, कितना बड़ा बिजनेस है, तो सबसे पहले तो अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करें, एक चीज कही जाती है कि बिजनेस ऐसा सिलेक्ट करो जिसका, मेरे कुछ बड़े लोगों से जिसका पेटा बहुत बड़ा हो। हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि जिसका जो ओशन हो एक तरह से, कि आप एक बिजनेस को जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकता है, इसको पहले सोचो। और जिस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा हो वो बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करो, आप उसमें आप जुड़ो। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ट्रेड एक ओशन है जहां पर कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें आप ग्रो कर सकते हैं किसी भी हद तक, और प्रोडक्ट्स बहुत हो सकते हैं, बाउंड्रीज नहीं है जहाँ पे सेलिंग की। आप कोई एक रिटेल की शॉप जब स्टार्ट करते हैं तो ये होता है कि रिटेल की शॉप में आपके आसपास के लोग आएंगे, ठीक है, तो उसका एक मैक्सिमम जो स्कोप ऑफ वर्क है वो एक पर्टिकुलर एक दायरा सीमित हो जाता है। जब आप उसको होलसेल पे जाते हैं तो थोड़ा बड़ा क्राइटेरिया आपके पास में आ जाता है, और जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये होराइजन आपके देखने पर है। रही बात कि डिफरेंट तरीका होना चाहिए, तो एक रिटेल स्टोर जब स्टार्ट होता है उसका विजन होता है कि मुझे एक स्टोर स्टार्ट करना है। अगर विजन उतना ही है और एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया तो अपने पूरी जिंदगी उसी जगह पर बैठ के निकाल देगा। और विजन ये है कि मुझे रिटेल स्टोर की एक चेन स्टार्ट करनी है, और उसका फर्स्ट स्टेप एक स्टोर है, तो वो एक दिन अपनी चेन स्टोर स्टार्ट करेगा। और पूरे इंडिया के अंदर आज काफी सारे रिटेल चेन स्टोर्स, बड़े बिग ब्रांड्स हैं उसके अंदर। तो मेन ये है कि किसने कैसे सोचा, क्या विजन बनाया और कहाँ से स्टार्ट किया। तो जो मैंने आपको कहा कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, कि विजन आपका बड़ा होना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड का विजन बहुत बड़ा है, वो एक ओशन है, और वहां पर अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपके लिए पोटेंशियल ज्यादा है। अब रही बात डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, कि आप फ्लोरिड के साथ जुड़ के
या जायंट सेंटर के बिजनेस मॉडल के साथ जुड़ के सर्विस मॉडल पर जब काम करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज की या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के टच में आते हैं और उनकी सेल को बहुत लेवल तक बढ़ा सकते हैं। देन हम जिनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, आपने कहीं से भी उस एक्सपीरियंस को एक्सपोजर को लेना शुरू किया, फिर आप किसी प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें से आपके लिए रास्ते निकलते चले जाएंगे। जहां तक मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, तो बात ये होनी चाहिए कि आपने किस मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट के साथ इंटरनेशनल ट्रेड को शुरुआत की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि अगर आदमी लोग डरते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैसे की जरूरत है, लेकिन फ्लोरेट की जायंट सेंटर के साथ जुड़कर आप बहुत कम फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से लोग बिजनेस में नहीं आते या एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट नहीं करते, या करते हैं तो उनको लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम नहीं आ पाएंगे बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बड़ा हो सकता है। इस प्रॉब्लम को जायंट सेंटर बहुत आसानी से खत्म करता है और आप बहुत छोटी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ भी इंटरनेशनल ट्रेड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितना बड़ा हो सकता है और इससे कितना अर्न किया जा सकता है। Correct. तो जो ये क्वेश्चन है कि इससे कितना अर्न किया जा सकता है, इसका आंसर मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये होराइजन है और ये हर आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड कर सकता है, उसके तरीके पे डिपेंड कर सकता है। और हम एक बहुत वाइड एंगल को इंटरनेशनल ट्रेड को जायंट सेंटर के थ्रू लेकर जा रहे हैं, जहां पर छोटी सी शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़े स्केल तक अपने आप को ग्रो कर सकता है। और बिलियंस आज जो ट्रेंड है इंडिया का, या जो ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया का है, जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता जा रहा है, उस इम्पॉर्टेंट रोल में अगर कोई भी आदमी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये कुछ समय पहले जो बात लाखों या करोड़ों में होती थी, अब वो मिलियंस एंड बिलियंस में हो रही है और वो भी बिलियंस डॉलर्स की बातें हो रही है। तो होराइजन है उसका अल्टीमेट ग्रोथ, एंड स्टार्टिंग कैन बी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट से भी उसको स्टार्ट किया जा सकता है। अमेजिंग। तो चोपड़ा जी, लाइक एज वी डिस्कस्ड के आप इस इंडस्ट्री में 20 साल से हो, राइट? तो अगर मैं पूछूं कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अभी सबसे ज्यादा ट्रेड करता होगा ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, तो व्हाट वुड बी दैट बी? डेफिनेटली इंडिया का जो अभी फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो चाइना है। ओके। एंड आज हमारा ट्रेड वॉल्यूम चाइना के साथ अभी करीब $100 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। ओके। और इंपोर्ट्स, वैसे चूंकि ट्रेड डेफिसिट है अभी हमारा चाइना के साथ में, तो ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बड़ा है। करीब $80 बिलियन हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो 20 और $25 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो हमारा चाइना है जहां तक इंटरनेशनल ट्रेड का सवाल है, और उसमें ट्रेड डेफिसिट जरूर है, लेकिन ये एक ट्रेंड का चेंज भी है। बिकॉज पहले हम चाइना से बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, जनरल मर्चेंडाइजिंग भी हो गए, या बहुत छोटी छोटी चीजें इंपोर्ट करते थे। अब हम चाइना से मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है। तो ये एक चेंज ऑफ ट्रेंड है जो अच्छा है, कि बिकॉज पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है और डिपेंडेंसी सबकी सब पे है, तो इसलिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो होता रहेगा। और चाइना से जो इस ट्रेंड में चेंज हो रहा है कि जहां पर हम जनरल मर्चेंडाइजिंग से या फिनिश प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल की तरफ, मशीनरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे ख्याल से कि इंडिया की ग्रोथ भी हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड की भी ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी ग्रोथ हो रही है, एक्सपोर्ट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ में चाइना, ऑल्दो हमारा एक मेजर एक्सपोजर है चाइना के साथ, पिछले 20 सालों में हमने बहुत एक्सपर्टाइज किया है चाइना की ट्रेड के साथ में, चाइना इंडिया के ट्रेड के साथ में। तो वो अब हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है या बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना इंडिया का, तो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना।
तो सर जैसा आपने बताया कि $100 बिलियन जितना ट्रेड वॉल्यूम होगा, तो वाई इज इट कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा चाइना में क्या स्पेशल है कि वो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बना पा रहा है? नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक across the world, if I say, China would be one of the biggest trade partners with almost any country. So what is so special about China? चाइना का अगर आप ये क्वेश्चन पूछें कि स्पेशल क्या है चाइना के बारे में, तो मुझे लगता है कि चाइना की ग्रोथ स्टोरी जो पिछले 30 सालों में लिखी गई है, उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ की पॉलिटिकल विल, कि वहाँ की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस किए वो इस तरह के थे और राइट टाइम पे किए गए थे, जिस टाइम पे यूरोप से या वेस्टर्न कंट्रीज से उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका मोबिलाइजेशन किया फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड टू चाइना। उनकी जो लेबर थी वो लेबर कॉस्ट बहुत कम थी, रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी चाइना के पास में, बट उन्होंने अपनी पॉलिसीज के थ्रू उस इन्वेस्टमेंट को, उस टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न से चाइना में शिफ्ट करवाया एक तरह से। तो ये मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिकल विल, राइट टाइमिंग पे राइट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस सबसे बड़ा फैक्टर थे चाइना की ग्रोथ का पार्ट का। देन उसके बाद में जो पॉलिसीज के थ्रू उनके पास इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आई और उन्होंने वर्ल्ड में मार्केटिंग कैसे की जाए उसके ऊपर भी बहुत अच्छे डिसीजंस किए। उनका डिस्प्ले मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। तो वैसे तो चाइना में बहुत कुछ है जो हम वहां से सीख सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ के अंदर, एक चाहे कंट्री की हो या इंडिविजुअल ग्रोथ हो, उसके साथ कनेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले पॉलिटिकल विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट है। एक 360 डिग्री एंगल पे उन्होंने सोचा, पूरा इकोसिस्टम एक क्रिएट किया उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड का, और उस इकोसिस्टम की वजह से चाइना बेटर प्ले कर पाया, ज्यादा ग्रोथ कर पाया। अब लेकिन एक सैचुरेशन का पॉइंट मुझे लगता है चाइना के लिए आ गया है, जहां पर चाइना काफी ग्रो कर चुका है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे ज्यादा या महंगी होती जा रही है। जो पहले यूरोप में थी, जिसका एडवांटेज मिला चाइना को, और यूरोप से हायर कॉस्ट की वजह से प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ चाइना में। अब चाइना की भी एक लिविंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ जो फैक्टर्स है उसमें चाइना अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन अब वहां से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्रीज में जाएगा और उसका एडवांटेज इंडिया को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा टाइम है जब हम अपनी पॉलिसीज को इस तरह का बनाए, गवर्नमेंट, हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के से प्ले करें कि हम इस अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। बिकॉज इंडिया एक तरफ बहुत बड़ा मार्केट भी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन की वजह से, और दूसरी तरफ लो लेबर कॉस्ट एंड इंफ्रा का जो डेवलपमेंट इंडिया में होना है, उसका जो पोटेंशियल है, उसकी वजह से एक 360 डिग्री एंगल का एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होगा जो लोगों को ग्रोथ करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो ये इंडिया का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम है जहाँ पर हम आगे बढ़े, और चाइना ने जो कुछ किया उससे हमें लर्निंग को लेके, उनकी काफ़ी चीज़ों को समझते हुए, हमें उनको अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज चाइना के अंदर चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटर है, बट मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बायकॉट चाइना इज नॉट द राइट सोल्यूशन और नॉट द राइट थिंकिंग प्रोसेस। बीट द चाइना, इफ यू वांट टू बीट देन कॉम्पीट। तो हमें अगर हमारे कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो पहले कॉम्पीट करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिशन के लिए हमें खुद अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको बेटर करना होगा, हमें हमारी जो कमियां हैं उनको ठीक करना होगा, और हम डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है हमारे पास में जिससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो एज यू सेड, लाइक ना, एक सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं आ गया है, एंड मे बी आफ्टर 5-10 years इंडिया हैज द गोल्डन पीरियड। आई ट्रूली अग्रीड। इवन इन आवर रिसेंट ट्रिप जब हम साथ चाइना में थे, आई नोटिस दिस। तो चोपड़ा जी, आप पर्सनली चाइना कितनी बार गए होंगे रफली? अब चाइना तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लोग हाफ चाइनीज के नाम से ही पुकारने लगे हुए, बिकॉज अब मेरा चाइना की, अगर मैं ट्रेवल की बात करूं तो मोर देन 200-300 टाइम्स 200-300 टाइम्स चाइना के डिफरेंट पार्ट्स को विजिट किया है। अगर मैं चाइना की इंडस्ट्रीज की बात करूं
तो थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मैंने पर्सनली विजिट किया है, बिकॉज बीइंग अ सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी हमारा रोल होता है कि हम डिफरेंट फैक्ट्रीज को विजिट करें, देखें, उनके प्रोडक्ट की बाइंग में, उनके नेगोशिएशन में रोल प्ले करें। तो मैंने पर्सनली थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज को विजिट किया है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सेक्टर्स की फैक्ट्रीज को विजिट किया है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चाइना को यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। तो इसलिए अब चाइना एक सेकंड होम की तरह है, जहाँ हमारे को किसी भी पार्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे और कुछ भी अगर मोबिलाइज करना हो, तो जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जो हमारे ऑफिस के टाइप्स हैं या ऑफिस का स्टाफ है, उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। तो चोपड़ा जी, as you said, you have visited China 200 to 300 times and explored more than 1,000 industries. So, what are some of the best products to import from China to India? अगेन मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट जो भी अगर इंपोर्ट हो रहे हैं तो उनमें पोटेंशियल है, वो वायबल हैं, तभी वो इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा जो प्रॉफिटेबल हो और उसमें उसको मार्जिन्स मिले। लेकिन ये प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो सारे वायबल हैं, उन सब में स्कोप है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है या आपको कौन सा बिजनेस सूट करता है, और ये हर इंडिविजुअल के लिए एक वैसे अलग डिसीजन है, बिकॉज आपकी क्या लाइन है, आपके पास क्या मार्केट है, आप कौन से प्रोडक्ट को किस नेटवर्क में सेल करना चाहते हैं। अगर इन सब चीजों का एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस हो, तभी आपको वहां से किसी प्रोडक्ट को प्लान करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें, तब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इस डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट लेवल क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क कहाँ तक है, किस तरह के कॉन्टेक्ट लेवल्स है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इन सब चीज़ों को समझते हुए प्लान करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से डिफरेंट टाइमिंग में चाइना ने एक डिफरेंट रोल प्ले किया है इंडियन बिजनेस हाउसेस के लिए। और चाइना का शुरुआती दौर बहुत छोटे बिजनेसमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा थे, तो कोई एक रिटेल शॉप का ओनर भी वहाँ से जाके बाइंग कर सकता था। फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गया होलसेल बिजनेसेस के ऊपर। होलसेल से फिर लोग ब्रांडिंग पे आ गए, जो चाइना का एक अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता था वो था ब्रांडिंग को बनाने में। प्रोडक्शन यूनिट वहाँ था, आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया और जिसकी वजह से आप ब्रांड बना पाए, तो वो ब्रांडिंग में बहुत अच्छा यूज किया जा सकता था चाइना का। एंड देन अब कोलैबोरेशंस का भी टाइम चल रहा है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट या कोलैबोरेशंस में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में चाइना को यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन किया कि क्या बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल से वैसे तो जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। लेकिन हाँ, हम अभी बिल्डिंग मटेरियल एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स की जो एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो कि मोर देन 50 काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स तो अभी हमारी टच में है। तो उन प्रोडक्ट्स पे अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास बैकग्राउंड नहीं है प्रोडक्ट का और आगे सेल्स का नेटवर्क नहीं है, तो हम आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड होम डेकोर प्रोडक्ट के साथ जोड़ के आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, आपके मार्केट को क्रिएट करने में भी और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी। तो वो एक हमारा एक बिजनेस मॉडल है जिसके साथ जोड़ के कोई बिजनेस को बेटर ग्रो कर सकता है। एंड प्रोडक्ट, देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही है, वहाँ से केमिकल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स, जैसे मैंने बताया कि हर इंडस्ट्री से कनेक्शन कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ा होगा, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट चाइना से आ रहा होगा। एंड फिनिश प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो चाइना से आ सकते हैं। तो इसलिए इंपोर्ट्स के सेक्टर में डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, जिसके हिसाब से आपको बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो चोपड़ा जी, ऐसा काफी लोगों का मानना है कि अभी हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, राइट, अभी ये तो इंपोर्ट्स का था, अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूँ तो जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फर्म है, ओनली दे कैन आइडली लाइक ना एंगेज इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वो खुद बना रहा है तभी वो बेच पा रहे हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं बीच में, या स्टॉकिस्ट्स होते हैं, या मे बी डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो शायद से लाइक एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो हाउ ट्रू इज दिस कि ओनली मैन्युफैक्चरर्स कैन एक्सपोर्ट एंड ट्रेडर्स कांट?
नो, आई थिंक दिस इज अ मिथ कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं। तो ये एक मिथ हो सकता है कि एक मैन्युफैक्चरर ही एक्सपोर्टर हो सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं अभी चाइना की बात कर रहा था, और चाइना में मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है। ओके। और किसी भी प्रोडक्ट में मुझे लगता है कि ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है, आपकी बाइंग इम्पॉर्टेंट है, एंड कस्टमर्स को सर्विस इम्पॉर्टेंट है जहां से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर ढंग से प्रोडक्ट को डीपली समझते हैं तो एक नॉर्मल मार्जिन पे उसको खरीद के अगर आप बेटर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करते हैं तो भी आप उसका प्रीमियम ले सकते हैं। और बहुत बार ट्रेडिंग कंपनीज की जरूरत पड़ती है इंपोर्टर को, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, जो उसका बायर है उसको भी तलाश होती है किसी ट्रेडिंग कंपनी की, क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनी उसको ज्यादा बेटर सर्व कर सकती है एक मैन्युफैक्चरर की बजाय, क्योंकि हर बायर की क्वांटिटीज बहुत बड़ी नहीं होती कई बार कि वो एक ही मैन्युफैक्चरर से सारी चीजें खरीद ले, या एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट की सारी तरह की डिजाइन्स नहीं क्रिएट कर सकता, नहीं बना पाता। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए फर्नीचर है, अब फर्नीचर है और किसी कस्टमर को डिफरेंट काइंड ऑफ द फर्नीचर चाहिए, तो एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है सिर्फ फैब्रिक के सोफा बना रहा है, दूसरा लेदर के बना रहा है, या तीसरा खाली बेड्स बना रहा है, चौथा ऑफिस चेयर्स बना रहा है, और पांचवा मैन्युफैक्चरर कोई वुडन फर्नीचर बना रहा है। सबकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है, बट बायर को ये सारी चीजें चाहिए। जो उसका एक ट्रेडर है किसी कंट्री के अंदर, वो एक फैक्ट्री से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इसलिए उसको किसी ट्रेडिंग कंपनी की जरूरत है जो अलग अलग फैक्ट्री से प्रोक्योर करके उसको गुड्स दे दे। फिर देन क्वांटिटीज मैटर हो सकता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदे किसी से, एक किसी पर्टिकुलर बायर की जगह उसका एग्रीगेशन करके, तो इसलिए भी ट्रेडिंग कंपनी की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा ये है कि जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए स्टोन है, अब स्टोन इंडिया से करीब 50 तरह की कलर्स एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। अब ये सारे कलर्स अलग अलग माइंस से निकलते हैं। माइंस ओनर्स के साथ डील करना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट। और अगर वो आउट ऑफ उस कंट्री के बाहर से है तो उसको किसी न किसी ट्रेडिंग कंपनी की ही जरूरत पड़ेगी जो उन माइन से उसको वुड्स को प्रोक्योर कर ले, फिर दे दे, या फिर वुड्स को जब ब्लॉक निकलता है माइन से तो उसकी कटिंग है, पॉलिशिंग है, वो सब होने के बाद स्लैब्स एक्सपोर्ट कर दे। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रेडर्स ऑल्सो, जहां से वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एस्टैब्लिश हो सकते हैं। तो खाली मैन्युफैक्चरर ही एक्सपोर्ट कर सकता है, ये सोचना गलत है। एंड ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक्सपोर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। ट्रेडर्स अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, बाकी एडवाइजेबल ये है कि वो अपने ब्रांड को बनाए और ब्रांडिंग को करते हुए एक्सपोर्ट करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने बायर्स का नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सके। करेक्ट। तो चोपड़ा जी, कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, तो हम आपने जो लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक्सप्लेन किया था। नाउ किसी को भी एक्सपोर्ट करना है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि खरीदेगा कौन, हाउ टू फाइंड द बायर इंटरनेशनली, राइट? क्योंकि अगर मैं अपने कंट्री में हूँ तो वन थिंग माइट बी कि मैं दूसरी कंट्री पे जाता हूँ, आई मीट पीपल दैट वे, राइट? तो आपके 20 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड इंटरनेशनल बायर्स? डेफिनेटली जो इंटरनेशनल बायर्स का इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है डोमेस्टिक बायर्स को खोजने की बजाय, लेकिन मेरे ख्याल से आज की टाइम पे जब ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है, दुनिया बहुत समझ चुकी है, तो ये बहुत इजी है, एंड सोशल मीडिया एंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है, ई कॉमर्स बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो अब दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। फिर भी एक इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल आगे बढ़ने के लिए और बायर्स तक पहुंचने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच जिसे कहें वो ज्यादा जरूरी है, और वो एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बायर्स तक पहुंच सकते हैं। उसके कुछ डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड में आ रहे हैं तो मैंने बताया ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी आइडेंटिटी के लिए जो भी आपकी वेबसाइट है, जो आपका इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन है,
वो बहुत अच्छे से क्रिएट करें। आपका वेब पेज होने के बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं उस वेब पेज को प्रमोट करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए। तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, ग्लोबल बायर्स के पास में पहुंच सकते हैं, अपनी मैसेज को या अपनी आइडेंटिटी को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद डेटा होता है बायर्स का, आप डेटा आप पे काम कीजिए जहां से आपको ग्लोबल बायर्स का डेटा डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है। उस डेटा को कलेक्ट कीजिए, डेटा पे आप फिर इंटरेक्शन शुरू करते हैं। अगर तो मेलिंग एंड कॉलिंग 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप बल्क मैसेजिंग, मेलिंग, कॉलिंग, इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिनसे आप अपने पर्टिकुलर चीज को उससे कनेक्टेड बायर्स तक पहुंचा सकते हैं। एंड ये सब चीजें तो इन हाउस आप अपने ऑफिस से ही कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। तो आप जितना एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स में हो सके तो पार्टिसिपेट करें। जो ट्रेड फेयर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड फेयर्स होते हैं दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपका प्रोडक्ट का जहाँ पे भी सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जिस मार्केट में, तो आप उस मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। या कुछ वर्ल्ड ट्रेड फेयर्स होते हैं जहाँ पे दुनिया के मैक्सिमम बायर्स कनेक्ट होते हैं या विजिट करते हैं। आप उन ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करके भी ग्लोबल बायर्स के साथ, राइट बायर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारे प्रोसेसेस को यूज करके आप राइट बायर्स तक पहुंच सकते हैं। एंड देन फिर उस पे आगे का जो भी डिस्कशंस है, जो भी डील्स फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है वो करेंगे। हाँ, इसमें भी जायंट सेंटर जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म है, वो इंटरनेशनल बायर से इंटरेक्शन में पूरी हेल्प करता है उन मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स की जो वर्ल्ड मार्केट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं। तो हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग इस सब्जेक्ट पे करते हैं। ओके, तो बायर्स का तो आपने एक आइडिया दे दिया। अभी चोपड़ा जी, काफी कंट्रीज में, या इफ आई से अबाउट इंडिया एज वेल, राइट, तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है एक्सपोर्ट में। मे बी दे हेल्प या कुछ रिलीफ देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स है जिससे एक्सपोर्टर्स को कोई बेनिफिट हो सके? डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट भी अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस हाउसेस को काफी डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन है, तो इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं इंडिया में। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अलग अलग सब्जेक्ट पे या अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिक बनी हुई है, उनकी सब्सिडीज या ग्रांट्स होती हैं। जो भी उनके मेंबर्स हैं वो जब किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी ट्रैवल का भी और जो वहाँ पे एग्जीबिशन का एक्सपेंडिचर है, अप टू 70% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर कैन बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप उस स्कीम को प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सी प्रमोशन है, काउंसिल है, और वो आपके लिए क्या बेस्ट सपोर्ट दे सकती है। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। फिर एमएसएमईज के लिए बहुत सारी स्कीम्स अभी आ रही हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट के लिए ग्रांट तो मिलती है जो ये एग्जीबिशन वगैरह के पार्टिसिपेशन में है। उसके अलावा फिर क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, सब्सिडीज ऑन इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेटली स्कीम्स हैं। जहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं तो उन भी आजकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं जहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्रीज को लगा के अगर कुछ वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम कर रही है खाली, तो उनकी इंपोर्ट्स अगर वो कुछ करती है अपने रॉ मटेरियल का तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है। और साथ साथ में अगर SEZ के अंदर कोई यूनिट्स लगी हुई है तो वो इंडिया से भी जब कोई प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को खरीदते हैं तो उस पर GST का एग्जम्पशन उनको मिल जाता है एंड वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड बेनिफिट्स है। जो भी लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस स्केल के ऊपर अपना इंडस्ट्री या ट्रेड करना चाहते हैं उसको समझते हुए अपने जो भी नज़दीकी कंसल्टेंट्स हैं इस फील्ड के या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इस फील्ड में है, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन बेटर तरीके से अवेलेबल होगी तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनसे बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोरेट हैंड होल्डिंग करती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पे, तो उसमें अगर वो कोई चीज़ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फ्लोरेट के साथ जायंट सेंटर के डिफरेंट सेंटर्स के साथ कनेक्ट होके भी वो अपनी इन इंफॉर्मेशंस को हासिल कर सकते हैं। अमेजिंग।
तो चोपड़ा जी, लाइक टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी चल रही है, तो अभी फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मेक इन इंडिया a lot, right? So I think the trend is very obvious that we want to focus more on exports and less on imports, like any country would, right? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आई थिंक इंडिया एंड चाइना इज ट्रेडिंग मोर देन अराउंड 100 बिलियन इन वॉल्यूम, राइट? तो विद स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया चाइना की रिलेशनशिप लॉन्ग रन में कैसे अफेक्ट होगी? देखो, as I told you that now the world is so connected where nobody can live in isolation or without the support of any other country. And it is also the fact that India is passing through its golden era where there is a lot of opportunity, and Indian manufacturing sector is going to develop very fast. So government ने भी जो इंडिया की मेक इन इंडिया पॉलिसी को अभी अडॉप्ट किया है, वो भी बहुत सोच समझ के ही इस प्लान को लिया, बिकॉज एट दिस मोमेंट द अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट देयर. जो चाइना की ग्रोथ, जैसे मैंने बताया कि 30 साल पहले एक राइट डिसीजंस थे और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक सैचुरेशन आ चुकी थी, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट्स और वो प्रोडक्शन यूनिट्स शिफ्ट हो गई चाइना में, एंड चाइना बिकम द प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड. नाउ चाइना की चूंकि कॉस्ट बढ़ रही है और इसलिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड साथ साथ में वर्ल्ड मार्केट में भी इंडिया की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होगी. तो इसलिए मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव गवर्नमेंट का एकदम राइट टाइम पे है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और मेक इन इंडिया में धीरे धीरे टाइम के साथ जो पोटेंशियल, जैसे जैसे प्रोडक्शन और प्राइसिंग हमारी बेटर होगी, वैसे एक्सपोर्ट का मार्केट भी बेटर होगा, और इंडिया का जो ओन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो भी बहुत बड़ा है. तो इसलिए मेक इन इंडिया ग्रो करेगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी इंडिया की. और जहां तक इंपोर्ट्स का सवाल है, इंपोर्ट्स होगा, चाइना से भी इंपोर्ट हो रहा है. जैसे मैंने बताया कि अगर कोविड से पहले चाइना से हमारा ट्रेड वॉल्यूम हो सकता है 60-70 बिलियन US डॉलर था, जो कोविड के बाद में बल्कि बढ़ के $100 बिलियन पहुंच गया. तो कोविड के बाद कोई इंपोर्ट कम नहीं हो गया, लेकिन चेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया. पहले मैंने बताया कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा आते थे, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते थे, बट आज मशीनरीज इंपोर्ट हो रही है, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं. तो ये वैल्यू एडिशन क्रिएट हुआ है या ये चेंज हुआ. लाइक मोबाइल फोन, पहले पूरा मोबाइल फोन आता था, इंपोर्ट होता था बाहर से या चाइना से आता था. अब मोबाइल फोन की असेंबलिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली सारी, एंड पार्ट्स कुछ चाइना से आ रहे हैं. तो ये एक चेंज है, जिससे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गई है, असेंबलिंग यूनिट लगी है. तो असेंबलिंग यूनिट जब लगनी शुरू हुई है, तो अब धीरे धीरे उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होके उसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसका भी मार्केट इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट होगा. तो एक इनिशियल फेज है जहाँ पर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है. जहाँ तक चाइना से सवाल है, डिपेंडेंसी वो अभी बनी हुई है और बनी हुई रहेगी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, और धीरे धीरे इंडिया में ये एक्सपेंशंस होंगे. तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए. जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया चाइना, बिकॉज नेबरिंग कंट्रीज है, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कुछ बॉर्डर्स के इशू है, कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, हमें एक पावर बैलेंस करना पड़ता है किसी भी कंट्री को अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में या वर्ल्ड पावर के साथ में. तो यूएसए चाइना का एक ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरह से. यूएसए चाइना की रिलेशनशिप या यूएसए चाइना रशिया के रिलेशनशिप इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है जहां पर हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और बॉर्डरिंग कंट्री जहाँ जो कि नेबरिंग कंट्री बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, तो चाइना के साथ हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी है. बट मुझे लगता है कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के लिए जरूरी है, नेबरिंग कंट्री भी है इसलिए भी हम जरूरी हैं, और साथ साथ में ट्रेड एक बहुत बड़ा पार्ट है जो दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है. चाइना के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए भी वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे. और इंडिया चाइना पर अभी भी बहुत चीज़ों में डिपेंड है, धीरे धीरे अपनी एबिलिटी डेवलप कर रहा है. लेकिन चूंकि हर प्रोडक्ट के पीछे एक सप्लाई चेन साइकिल होता है, और हमारी हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे रॉ मटेरियल के मामले में चाइना से कनेक्टेड होगी, तो अभी वो डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती. धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो करेंगे. बट मेरे ख्याल से एक दूसरा एंगल भी इसका है, वो ये है कि इंडिया में जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो
कॉस्ट कम होने की वजह से भी है, और इंडिया के अंदर मार्केट बहुत बड़ा होने से भी है, और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से भी इंडिया में जो पोटेंशियल है उसकी वजह से चाइनीज बिजनेस हाउसेस इंडिया में डेफिनेटली आना चाहते हैं, अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो मार्केट बढ़ाएंगे, यहाँ की लेबर कॉस्ट कम होगी, तो वो डेफिनेटली यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर है, जिससे चाइना पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे अमेरिका ने एक्स्ट्रा ड्यूटीज इम्पोज की है, उसकी वजह से भी चाइना का प्रोडक्शन यूनिट्स वहां से शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी यूनिट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका, बिकॉज चाइना का फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, तो चाइना से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका होता है। इसलिए वो यूनिट्स जो चाइना में जिनका एक्सपोर्ट अमेरिका को था, वो वहां से शिफ्ट होकर अपनी सब यूनिट्स दूसरी कंट्रीज में लगा रही है। तो उसकी वजह से भी इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है चाइनीज के लिए, यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए, या एसईजेड्स में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी यूनिट्स लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप बेटर हो तो चाइना से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। चाइना के बिजनेस हाउसेस इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। अगर ये जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन से आगे बढ़ता है तो इंडिया का बेनिफिट ये है कि उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसको इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा, एंड साथ साथ में उसको वर्ल्ड मार्केट मिलेगा। बिकॉज चाइना के किसी भी यूनिट के पास हो सकता है 200 कंट्रीज का एक मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। अगर उसकी रिलेशनशिप इंडियन किसी बिजनेस हाउसेस के साथ जुड़ते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और साथ साथ में वर्ल्ड मार्केट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना की रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप और बेटर होने चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को और चाइनीज गवर्नमेंट को इस पर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो इंडियन बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। तो चोपड़ा जी, जैसे आपने बोला कि अर्लियर वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा था, दैट्स व्हाई दे मूव टू चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट? एंड अभी वहाँ पे भी देयर इज अ सैचुरेशन, करेक्ट? तो मेनी कंपनीज जो अमेरिकन है या मे बी यूरोपियन है, वो एट देयर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना नाउ मूविंग टू इंडिया, राइट? Like a couple of years back, or maybe like some time back, Apple moved their production in India. So is there any scope कि आपको लगता है China can be replaced by India as the manufacturer of world? ये क्वेश्चन अच्छा है और हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, करेक्ट, एंड ये पॉसिबल भी है, लेकिन इसमें कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चाइना की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वहां की पॉलिटिकल विल, वहां की पॉलिसीज, और जो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से, और वहां पर कुछ डिक्टेटरशिप भी है, तो कई बार डिक्टेटरशिप जो है वो अच्छी होती है। इसका एक एग्जाम्पल चाइना है कि वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता, सिंगल पार्टी रूलिंग है, और वो सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है, कोई इलेक्शन नहीं है वहां पे, तो पब्लिक कोई वोट नहीं करती, और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स जो भी चूज होते हैं वहां पे, प्रेसिडेंट्स जो चूज होते हैं वो कोई लोगों की वोटिंग से नहीं होते, वो सिंगल पार्टी सिस्टम में प्रमोट होते हैं। लेकिन फिर भी चाइना इतना ग्रो कर गया, वहां पर कोई करप्शन नजर नहीं आता नीचे के लेवल के ऊपर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से ही लोगों को। ठीक है, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट जो चाहती है वही शेयर होती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने लोगों की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उन्होंने काम किया है वो ट्रेमेंडस है, वो सीखने लायक है हमारे लिए। और यही ड्रॉबैक है इंडिया का कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारे एंगल्स को इलेक्शन की वजह से, अपने वोट्स की वजह से ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बनाना पड़ता है, और बहुत से लोगों को खुश करना पड़ता है, तब जाके वो पावर में आती है। और लोग कहते हैं, एक वर्ड सेंगे कि हम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, अगर सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो चाइना की खूबी थी कि उन्होंने बोल्ड डिसीजंस किए, जो जरूरत थी जिस वक्त की उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजंस किए, पॉलिसीज का फ्रेम किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। इंडिया में ये एक प्रोसेस बहुत स्लो है,
और मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी फास्ट ग्रोथ को नहीं हो पाने का। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिसीज को बनाने का सिस्टम। देन इंडियन एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत एलिजिबल या बहुत इंटेलिजेंट है इंडियन बिजनेसमैन। वो दिन से रात काम कर सकता है, बहुत कम रिसोर्सेज में काम कर सकता है। इंडिया की जो अभी कॉस्ट फैक्टर है वो भी कम है, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज है। इंडियन बिजनेसमैन बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसको सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का और उस एनवायरनमेंट का मिल जाए तो हम और ज्यादा बेटर ग्रो कर पाएंगे। मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज बनी है, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्लान है। वो कितना जल्दी कितना जल्दी इम्प्लीमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम ये सोचें कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे बहुत जल्दी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक ड्रीम की तरह है बहुत, बिकॉज वहाँ पर बहुत प्रोसेसेस बन चुके हैं और वो वर्ल्ड मार्केट का प्रोडक्शन हब है। लेकिन हाँ, इंडिया उस तरफ बढ़ेगा। चाइना का एक सैचुरेशन डेफिनेटली आ रहा है, तो वो दूसरी कंट्रियों में स्प्रेड होगा। अभी वियतनाम एक कंट्री है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ द चाइना यू कैन से मोबिलाइजेशन, द प्रोडक्शन हब वहां से जो हट रहा है। तो चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं वियतनाम में, थाईलैंड में, कोरिया में। तो वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ सकता था, वो पोटेंशियल रुका है। लेकिन सिर्फ चाइना ही इन्वेस्ट करे ये जरूरी नहीं है। इंडियन बिजनेस हाउसेस, इंडिया के पास में पैसा है, पूरी दुनिया का पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है एफडीआईज के थ्रू। तो अभी हाईएस्ट जो इनकमिंग है वो एफडीआईज की इंडिया में है दुनिया में। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो आ सकती है, आ जाएगी, बट हमारी पॉलिसीज अगर अच्छी बने और सब एक 360 डिग्री काम हो इकोसिस्टम को क्रिएट करने पे, तो हम फास्ट ग्रो करेंगे। लेकिन हाँ, अभी इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट फिर भी ये एक अच्छा टाइम है इंडिया के लिए, और नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स हम काफी कुछ बदल सकते हैं। तो चोपड़ा जी, जैसे आपने बताया कि चाइना की कुछ ऐसी पॉलिसीज है, राइट, जो उनको एनेबल करती है टू बिकम द मैन्युफैक्चरर हब ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड जैसे आपने बताया कि इंडिया की कुछ पॉलिसीज है जिससे कहीं पे रुकाव आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू अनलीश द पोटेंशियल। एज यू से, डेफिनेटली द पॉलिटिकल एंगल इज देयर के चाइना में इफ द रूलर सेज कि ये होगा तो वही होगा, बट अगर इफ हियर द प्राइम मिनिस्टर से समथिंग तो ऑपोजिशन कुछ बोलेगा, फिर नेक्स्ट इलेक्शन दे माइट गेट वोटेड आउट, राइट। तो अबाउट पॉलिसीज, ऐसी क्या पॉलिसीज है चाइना में विच इज प्रमोटिंग देम और हेल्पिंग देम, और ऐसी क्या पॉलिसीज है इंडिया में विच इज समवेयर स्टॉपिंग अस? तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लेवल पर हम बात करें, फिर हम बिजनेस पर बात करें। गवर्नमेंट के लेवल पे तो जैसा मैंने आपको बताया कि फास्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, वहां पर ऑब्स्टिकल्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन कर लिया किसी चीज को, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें कोई स्टे नहीं आएगा, उसमें कोई अपोजिशन उसको अपोज नहीं करेगी, लोगों की मर्जी नहीं चलेगी वहां पे। तो यहाँ पर अगर हमें लैंड एक्वायर करनी है किसी एयरपोर्ट को बनाने के लिए, तो हो सकता है लैंड एक्वायर करने का गवर्नमेंट डिसीजन तो करे, बट जमीन देने के लिए लोग तैयार नहीं हो, या उसमें कोई लीगल केस बन जाए, स्टे आ जाए, जिससे कि टाइम पीरियड बहुत लंबा खिंच जाए किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। एक पॉलिसी जब बनती है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए हमारे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुआ, बट उसकी लैंड एक्वायर में भी बहुत टाइम लग गया। तो ये पहली चीज है कि पॉलिसी वाइज जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन करती है तो उसको इम्प्लीमेंट बहुत फास्ट कर देती है। इंडिया में ये प्रोसेस बहुत स्लो है। इंडिया में एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एंगल्स या बहुत सारे लोगों को खुश भी करना पड़ता है, या कोई पॉलिसीज जब बनती है तो उसमें जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो अच्छी भी है, लेकिन इस मामले में इसका ड्रॉबैक है इंडिया की ग्रोथ के अंदर कि जब हम कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है तो उसको लोगों को ये जो एक वर्ड है कि उनको खुश कैसे होंगे या वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, उसको प्लान करते हुए बनाना पड़ता है। वो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक वीकनेस है। देन फिर नेक्स्ट चीज आती है, वो है कि हम क्या वहां से लर्न करें या क्या ऐसी पॉलिसीज है जो बेटर है चाइना में। तो एक पॉलिसी है इंसेंटिव। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैंने देखी है वहां की हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से बड़े में, कि जो वहां पे लेबर है अगर फैक्ट्री में, तो उसको पर पीस के प्रोडक्शन पे सैलरी है। ओके, मोस्ट ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंसेंटिव या उनकी सैलरी प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, तो उनको एक फिक्स सैलरी के साथ में पर प्रोडक्शन यूनिट पे या परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिल रहा है या एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है। तो जो आदमी जितना काम करेगा वो उतना अर्न करेगा, इसलिए वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, बिकॉज उनको टारगेट्स अचीव करना नहीं है, उनको खुद के लिए अर्न करना है। ये पॉलिसी खुद चाइना ने अपनी चीज़ों से लर्न किया और उनकी गलत पॉलिसीज को ठीक किया, तब उनको ये समझ में आया कि ये ज़्यादा बेटर टारगेट है। बिकॉज चाइना की जो पूरी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें 2 या 3 लीडर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिस्टर माओ, जो चाइना को जिन्होंने बनाया, जो पॉलिटिकल एक लीडर रहे माओ, उनकी एक इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद में एक और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे चाइना के, डेंग चाइना में लिबरलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, और उसके बाद कुछ पॉलिसीज को जो उन्होंने फ्रेम आउट किया जिससे चाइना की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो उनकी पॉलिसीज बहुत विजनरी थी और उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। जो माओ की पॉलिसीज थी, जो भी बहुत बड़े लीडर थे चाइना के, बट उनकी कुछ पॉलिसीज को इन्होंने चेंज किया डेंग ने। और लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन डेंग के टाइम पे हुआ, वहाँ के प्रेसिडेंट जो रहे। और उसके बाद में जो उन्होंने, जैसे ये मैंने इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज की, ये भी उन्होंने वहाँ की एग्रीकल्चर में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, एग्रीकल्चर सिस्टम में कि आप एक जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद में एक पार्ट क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ता था, तो वो गवर्नमेंट को देने के बाद में जो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो वहाँ के फार्मर्स का खुद का इंडिविजुअल प्रोडक्शन होता था या उसकी अर्निंग को वो एंजॉय कर सकते थे। तो ये एक तरह का इंसेंटिव था उनके लिए। और उसके बाद इस पॉलिसीज़ को हर बिजनेस हाउस में अडॉप्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस डिसीजन में हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम होती है, परमिशंस, यानी गवर्नमेंट के लाइसेंसेस एंड परमिशंस लेने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो भी वहाँ पर ईजी है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ पर हो सकता है पोल्यूशन का एक परमिशन लेना है, या बाकी बहुत सारे कुछ और लाइसेंसेस हो सकते हैं। बट वहाँ पर एक यूनिट जब बनती है तो ये फास्ट चीज़ें हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं है। वहाँ के बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है कि जब मैं वहाँ पे ट्रैवल करता हूँ तो एक कॉमन मैन को टैक्सेशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है। उनका काम है कि बस काम करना है, बनाना है और बेचना है। उनको बहुत ज़्यादा अपनी टैक्स रिटर्न्स के बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने लीगल सिस्टम के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो उसके बारे में इतना कंसर्न है। वो अपना बिजनेस आराम से कर पा रहे हैं। पैसा किस अकाउंट से आ रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट हो रहा है कि ये, इसके बारे में मैंने कभी उनको कंसर्न नहीं देखा। अगर उनको कोई पेमेंट किया जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में भी ले लेते हैं और कंपनी अकाउंट में। ऑल्दो ये अलग सिस्टम है, लेकिन उस पर सरकार की इतनी बहुत पहली नज़र नहीं है। यहाँ पर वो बहुत डीप एनालिसिस है। आप जिस तरीके से उसको लिंक कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग या हाउंड की तरह, शिकारी की तरह देखती रहती है, और इसलिए बिजनेसमैन हमेशा डरा हुआ रहता है। इन तरह से ये एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत ओपन एनवायरनमेंट है। लोगों को बिजनेस करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बनाना है, बेचना है। और मार्केटिंग की बहुत अच्छी उनकी पॉलिसीज़ है। पैकेजिंग पर बहुत अच्छा पकड़ है उनकी। इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है, ताकि प्रोडक्ट की खूबसूरती जो उसकी पैकेजिंग से आती है वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देती है। और इंटरनेशनल मार्केट में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएटेड है वहाँ पे, और इंडिया के अंदर ये क्रिएट होना है। पॉलिसीज़ के लेवल के ऊपर गवर्नमेंट पर मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत लिबरल पॉलिसीज़ हैं, और इंडिया में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकल सिस्टम भी वहाँ का जो है, ऑल्दो वो बहुत हमारी नज़र के अंदर ये है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। एक डिक्टेटरशिप है चाइना में, और इंडिया में बहुत अच्छा है कि डेमोक्रेसी है, हमें पूरी फ्रीडम है कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की। लेकिन ग्रोथ के मामले में कहीं ये हमारा ड्रॉबैक है, जो चाइना का प्लस पॉइंट है। तो ये एक सिस्टम हो गया। बाकी तो अडॉप्ट करने के लिए उनसे मुझे जो लगता है कि इंसेंटिव पॉलिसीज, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन जो है कि मॉर्निंग 8 o'clock उनके ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं,
12 o'clock उनका लंच टाइम है, तो 12 to 2 hours का जो उनका ब्रेक है, उसमें आप अगर कोई अच्छे ऑफिस बड़े ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर सब लोग आपको रेस्ट करते हुए मिलेंगे। तो 2 घंटे उनका सोने का सिस्टम है, लंच के बाद में 1 घंटे का रेस्ट करना है, तो वो सब करते हैं। एंड इवनिंग फूड शाम को 6 बजे ले लेते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ को जी रहे हैं वहाँ के लोग, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। एंड देन अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना के लोगों के अंदर जो डाल दी गई है कि गुड प्लानिंग हाफ वर्क डन, मीन्स आप जब काम शुरू करें उससे पहले उसको प्लान करें। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली है तो आपकी हाफ सक्सेस पहले ही डिटरमाइन हो चुकी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। हम थोड़ा उल्टा करते हैं कि हम पहले वर्क को स्टार्ट करते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर उसमें करेक्शंस करते हैं, फिर जुगाड़ को फॉलो करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारे को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता है या बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट है या ये जो थॉट प्रोसेस है कि हम प्लान पहले करें, बेटर प्लान करें एंड देन इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, वो हमें सीखना चाहिए और हमें हमारी डेली लाइफ में या हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चाइना में अच्छी है और हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वेरी ट्रू चोपड़ा जी। इवन जब हम साथ में थे चाइना में, आई इंटरेक्टेड विद मेनी बिजनेसेस फ्रॉम चाइना। मैंने भी पर्सनली काफ़ी ऐसे चीज़ें नोटिस की, द वे दे ट्रीट यू, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है वगैरह, राइट। तो चाइना में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ें भी है दैट विच वी कैन लर्न, राइट। बट लेकिन चोपड़ा जी, कमिंग बैक टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो इफ़ आई अगेन फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, तो it is very important कि we take the international scenario trends in consideration कि if let's say if I will talk about China, तो अगर उनमें इंटरनल कोई टेंशन्स है और if they have any conflicts with any country जिसका हमारे साथ अलायंस है, तो definitely it like affects the trade as well. If I talk currently, जैसे कहीं पे वॉर चल रहा है, कोई कंट्री किसी को एनिमी डिक्लेयर कर रहा है, राइट। सो फ्रॉम अ ट्रेड परस्पेक्टिव, what are some important trends जो किसी को भी कंसिडरेशन में रखनी चाहिए before indulging into international trade? इंटरनेशनल ट्रेड तो जैसे मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट है कि ट्रेड है और हमें ग्लोबल होना है, हमारा जितना बड़ा वास्ट होराइजन कर सकते हैं हम दुनिया को बेचें, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। या दुनिया से खरीदें, अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बेटर प्राइस पे मिल रहा है, किसी की कॉस्ट कम है, तो हम उस बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ाना ही बिजनेस है। तो जहाँ से कम प्राइस में मिले वहाँ से खरीदें और जहाँ पर हम बेटर प्राइस में सेल कर सकते हैं उनको सेल करें। ये इंटरनेशनल ट्रेड है। हाँ, अब इसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों का पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हम बेटर सर्वाइव कर सकें और लंबे टाइम तक बने रह सकें बिजनेस में। तो आने वाला जो ट्रेंड है, जैसा कि अब हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। दुनिया छोटी छोटी होती जा रही है, ई कॉमर्स उसका एक इम्पॉर्टेंट वे है। लेकिन ई कॉमर्स तो कनेक्टिविटी है, प्रोडक्ट तो अपना रोल प्ले करेंगे कि हमें प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट से ही करना है। तो प्रोडक्ट के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो मुझे लगता है कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट होने शुरू होंगे। और चाइना अभी बहुत स्ट्रांग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोडक्शन में। तो जो प्रोडक्ट अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है चाइना, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी प्रोडक्शन वहाँ पर कर रहे हैं। अब उसमें जो वो छोटी छोटी वैल्यूएशंस करेंगे एआई की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो उनको एक और कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करके देगा, एक एडवांटेजेस पोजीशन क्रिएट करेगा। और मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस हाउस को अपने प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक पार्ट होता है कि हम रिसर्च को करें, उसमें कुछ ऐसे वैल्यूएशंस क्रिएट करें जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़े। और वो एआई के थ्रू हो सकता है, वो कुछ और चीज़ों के थ्रू हो सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और चाइना जो है, चाइना ने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कुछ साल पहले कि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में। तो जब हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बेस शिफ्ट होगा यहाँ से, और उसमें अगर हमें हमारी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है तो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा
सेक्टर है कि हम हाई टेक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें ताकि हम सर्वाइव कर सकें, हम कॉम्पीट कर सकें, हम कुछ बेटर वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को तो कर ही पाएंगे बिकॉज उसमें हम कॉम्पिटिटिव हो गए, बट साथ साथ में अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारे जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा फोकस करें एंड देन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें एंड एआई को अपने साथ कितना कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेस में उसको कनेक्ट करें, और साथ साथ में प्रोडक्शन में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की मशीन्स में एंड डिज़ाइनिंग में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, ये सारे एंगल्स को अगर हम देख कर और उसमें बेस्ट परफॉर्म करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा बेटर प्ले कर पाएंगे या टिके रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च, पैकेजिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्टिंग, ये सब इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं बिजनेस की, और इनको हर एंगल को हमें समझना और देखना होगा और उसमें बेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो चोपड़ा जी, कंटिन्यूइंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेंड्स, राइट, अभी ट्रेंड्स में वी आल्सो सी दैट करेंसी फ्लक्चुएशन प्लेज अ मेजर रोल, राइट, कि if like rupee is X amount against any other currency and after some time it changes a lot, right? So over the long haul, how does it affect international trade positively or negatively? It's a very good question and I think international trade का सबसे बड़ा जो risk factor है वो exchange fluctuation है या exchange rate का fluctuation है, and for any business it is very important कि हम इस रिस्क फैक्टर को किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं। एंड करेंसी में हैजिंग इज़ वन ऑफ द वे जहाँ पर आप करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर पर आज कोई डिसीजन कर रहे हैं, तो अगर आपने आज कोई ऑर्डर लिया और 2 महीने बाद आपको डिलीवर करना है, या आपने किसी चीज़ को आज परचेस किया और 2 महीने बाद उसका पेमेंट करना है, तो इन दोनों ही फैक्टर में आपको 2 महीने बाद की एक्सचेंज रेट क्या होगी वो आज पता नहीं है, लेकिन आप इसको हेज करके अपनी रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं, उसको सर्टेन कर सकते हैं आज ही कि आपको 2 महीने बाद क्या पेमेंट करना है। जिस दिन उसका पेमेंट डे है या जिस दिन आपका पेमेंट रिसीव होगा, इस दिन को आपको कितना पेमेंट रिसीव होगा, ये आप आज एसरटेन कर सकते हैं थ्रू द हेजिंग टेक्निक। एंड दैट इज, आप फॉरवर्ड में जैसे आप शेयर मार्केट में कुछ फॉरवर्ड में परचेज जैसे ही कर सकते हैं, वैसे करेंसी आप परचेज जैसे ही कर सकते हैं फॉरवर्ड के अंदर। उसका एक छोटा सा प्रीमियम ज़रूर आपको पे करना पड़ता है, बट वो आपकी रिस्क को खत्म कर देगा। और कई बार ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, हिस्टोरिकली ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है और उसी वक्त लोगों को बहुत बड़ी लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली, जिसके कई एग्जाम्पल्स 2008 का रिसेशन का टाइम है, जब एक करेंसी के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हो गया, मेटल प्राइसेस में हो गया, या कोविड के टाइम ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट हो सकते हैं कि जब पूरी दुनिया रुक जाए और वह किसी पर्टिकुलर करेंसी में, मेटल में या ओवरऑल इकॉनमी में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए। ऐसे रिस्क को ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका है करेंसी की हैजिंग। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में तो करेंसी हैजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको उसको अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए। ओके, अमेजिंग। So, Chopra ji, like in international trade, process and logistics and currency fluctuation, these matter a lot, right? But ultimately, let's say अगर मैं sell कर रहा हूँ या buy कर रहा हूँ in the international market, right? Negotiation plays a big role, right? कि कौन सी प्राइस पे मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ कि आप खरीद दो मुझसे, या कौन सी प्राइस पे मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ कि आप मुझे बेच दो, right? So, what are some of the best negotiation tactics when, in international trade? Again, negotiation is an art. I think that negotiation is very important and it's an art, and it is also a well-said thing is that profit lies in purchases. Correct. So, profit sale में नहीं है, purchase में है। आपने किस प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को परचेज किया या कितना बेटर प्राइस पे परचेज किया, वहीं पर आपका प्रॉफिट इंसिस्ट करता है। एंड
नेगोशिएशन जो है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, राइट प्राइस क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए या ये बात तक पहुंचना है कि इसका राइट प्राइस क्या है। एंड देन राइट प्राइस में भी बेस्ट डील क्या है। प्राइस तो एक चीज़ है कि मान लीजिए आप एक्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट है सपोज 100 रुपीज़, तो 100 इज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब आपको कोई पर्सन या कोई कंपनी ऑफर कर सकती है 500, 300, 200 वॉट एवर इट इज, और आप अगर इग्नोरेंट हैं तो हो सकता है आप 500 में परचेस करिए, आपको बेटर आइडिया है तो आप 300 में या 200 में या कॉस्ट प्लस 10% में परचेस कर लेंगे बारी लीजिए। लेकिन उसकी कुछ एग्जांपल्स है, बट ये है कि बेस्ट डील तो 100 से नीचे भी हो सकती है। ओके, ठीक है, तो निगोशिएशन अगेन एंड दैट आर्ट की जहाँ पर आप कॉस्ट से भी बेटर डील कर सकते हैं। किस कारण से हो सकती है वो डील, उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। बट पहले तो हम एक नॉवल प्राइस की बात करते हैं कि एक निगोशिएशन में क्या खास बातें होनी चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो निगोशिएशन करते में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी कि जैसे लेट द बी बायर्स बीवेयर एक कॉन्सेप्ट है कि बायर को सब कुछ पता है, ये सोच के इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। तो हमारा जो बायर है या जो भी बायर कुछ खरीदने जा रहा है वो अपने प्रोडक्ट जिसको बाई करने जा रहा है उसके बारे में कितना अवेयर है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब आप खरीदने जाते हैं तो अगर आपने पूछा कि साहब मुझे कैमरा चाहिए और इस कैमरे का क्या प्राइस है, और उसने कहा कि सपोज 100 रुपीज़ है, और किसी दूसरे ने कहा कि 200 रुपीज़ है और किसी ने 500 रुपीज़ है, और आपने ये सोचा कि सब सिर्फ प्राइस बताया और मुझे तो सबसे बेस्ट कैमरा 100 रुपीज़ में मिल रहा है इसलिए वो बेस्ट है और मुझे खरीद लेना चाहिए, और आपने वो कर लिया और 500 के कैमरे को आपने छोड़ दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बेस्ट प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को खरीद लिया। हो सकता है कि उस कैमरे के फीचर्स दूसरे कैमरे से अलग थे, उसके अंदर लेंस का डिफरेंस था, उसकी प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो जब भी कंपैरिजन हो तो पहले तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। तो आप जिस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। उस स्पेसिफिकेशन पर जब आप बात करेंगे तो आपको उसी स्पेसिफिकेशन का प्राइस मिलेगा, और वो स्पेसिफिकेशन का प्राइस अगर सेम स्पेसिफिकेशन का प्राइस आपने 3 जगह से लिया है और उसको कंपेयर किया है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने एक जैसे प्रोडक्ट के 3 लोगों से प्राइस लिया, उसमें से जो बेस्ट प्राइस था उस पर आपने डील की तो आपकी वो डील बेस्ट हो सकती है। तो पहले ये है कि प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पता हो, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो उसका। देन ये है कि अब एक कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन पता नहीं है, यानी कि आप प्रोफेशनल बायर नहीं है, फिर भी आपको नेगोशिएट करना है। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो उसका तरीके ये है कि सबसे पहले आप उसकी जो भी बेस्ट स्पेसिफिकेशन आपकी नज़र में अवेलेबल हो सकता है उसकी रिसर्च करके उन स्पेसिफिकेशन को लें। देन उसके कुछ सप्लायर्स आइडेंटिफाई करें और मिनिमम 3 से 5 सप्लायर्स को कोऑर्डिनेट करके उनसे कोटेशंस लें। उन कोटेशंस को आपस में कंपैरिजन करें, और उस कंपैरिजन को करने के बाद आपको लगता है कि वो जो सप्लायर है वो राइट प्राइसिंग दे रहा है तो प्राइस का नेगोशिएशन वहाँ पर पहला है कंपैरिजन, स्पेसिफिकेशन, देन सेकंड इज द कंपैरिजन, थर्ड कि अब हमारे पास में कंपैरिजन आ गया तो हम सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करें। तो क्या वो सप्लायर रिलायबल है इसको चेक करना। ये प्राइस तो आ गया, आपने घर पे बैठ के प्राइस ले लिया और कंपैरिजन करिए और आपको लगा कि बहुत अच्छे प्राइस आ गए, बट सप्लायर ने जो प्राइस दिया वो रिलायबल है भी कि नहीं, वो आपको वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा या नहीं करेगा, उसको एनालिसिस करना। एंड उसके बाद में जब हम बात करते हैं नेगोशिएशन की, कि मान लीजिए प्राइस आपके पास में आ गया, तीनों सप्लायर का प्राइस आ गया, अब जो 3 सप्लायर ने जो प्राइस दिया है उसको और नेगोशिएट करना है, तब हम किन टैक्टिक्स को यूज़ करें जिसमें कि हम बेस्ट और बेटर प्राइस दे सकते हैं। देन आता है आप जब सप्लायर से बात करें तो उनको क्वांटिटीज़ क्या है उस पर कन्विंस करें। जब एक सप्लायर आपको देखता है और वो कहता है आप 1 कंटेनर बाइंग करेंगे या 10 कंटेनर बाइंग करेंगे,
तो उसका प्राइस चेंज हो सकता है, या वो उसका जो थॉट प्रोसेस है आपके साथ बिजनेस करने का वो बदल सकता है। तो आप अपनी सिंगल डील की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के बजाय आपकी एनुअल डील कितनी होगी वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको शायद एक बार में तो एक ही सपोज 100 मेट्रिक टन की डील करनी है, बट आप पूरे एनुअल टर्नओवर को जो है वो 1000 मेट्रिक टन कर सकते हैं उसके साथ में। तो आप इसको जब बात करें तो 1000 मेट्रिक टन की बात करेंगे तो उसका एक इम्प्रेशन अलग होगा, एंड देन वो आपसे डिफरेंट वे में बात करेगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ परचेजेस उसके साथ किस तरह से डिस्कस किया जाए। थर्ड फैक्टर ये हो सकता है कि आप उससे लॉन्ग टर्म बिजनेस कितना करेंगे। एक बायर जाता है जो सिर्फ उससे बैठता है, बात करता है और सिर्फ प्राइस पर ही बात कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको कॉन्फिडेंस दिला सकें कि हम एक लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं जिसका फ्यूचर आपके साथ बिजनेस एसोसिएशन का बड़ा हो सकता है, एंड हम आपके साथ लॉयल्टी के साथ लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करेंगे, तब भी उसका नज़रिया आपके प्रति चेंज हो सकता है और वो आपको बेटर डील दे सकता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है उसके कॉन्फिडेंस को या उसके ट्रस्ट को गेन करने का, कि जहाँ पर हम उससे बिजनेस की लॉन्ग टर्म कैसे उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं उसकी बात करें। देन उसके बाद में हम पर्सनल रिलेशनशिप भी उसमें मटलाइज करती है कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप किसी से मिलने गए, बात की और उसको आपने कुछ गिफ्ट शेयर किया या उसको मिलते हुए आपने कुछ गिफ्ट किया, तो वो आपको पर्सनल लेवल पर हो सकता है कुछ बेटर डील दे दे, या आपकी तरफ एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो क्रिएट हो जाए और वो आपको बेटर डील दे सके। तो ये भी एक नेगोशिएशन का पार्ट है कि या किसी बिजनेस डील का पार्ट है कि हम इससे कैसे बेटर रिलेशनशिप करें या कैसे उसको पुश करें। देन अगर हम दूसरी चीज चाहे तो हम कॉम्पिटिटर्स में आपस में कैसे कंपटीशन क्रिएट करा सकते हैं, यानी कि अगर हमारे 3 सप्लायर्स हमने आइडेंटिफाई किए और हमने उन्हीं को आपस में कॉम्पीट करवा दिया और हमने हमारी बेस्ट डील उसको निकाल ली, तो ये भी एक नेगोशिएशन का पार्ट है कि जहाँ पर हम एक सप्लायर से कोटेशन ले रहे हैं, दूसरे को कोटेशन ले रहे हैं, और हम उनसे बातों बातों में दूसरे को हमें क्या प्राइस मिला, क्या बेटर दे रहा है, हम क्यों उससे डील कर सकते हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस को क्रिएट कर देगा उनके दिमाग में। तो हो सकता है कि वो अपनी डील को बचाने के लिए या हमसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी हमें कुछ और फेवरेबल प्राइस दे दे। तो ये भी एक नेगोशिएशन का पार्ट है जहाँ पर हम कॉम्पिटिटर्स को आपस में कॉम्पीट करवाएं एंड हमारी बेस्ट डील बोले। एंड देन हमें समझना होता है कि क्या किसी कारण से कोई आदमी इसी प्रेशर में है, कोई कंपनी, कोई स्टॉक जिसको कि हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, तो वो भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए स्केल कम है उस कंपनी की, या उसका कुछ जो मशीन्स हैं वो प्रोडक्शन वाइज अनऑक्यूपाइड हैं या पूरी 100% पे काम नहीं कर रही है, तो हम उससे कोई एक डिस्कस कर सकते हैं कि सर हम आपसे एनुअली इतना गुड्स ले लेंगे, आपकी 2 प्रोडक्शन लाइन डेडिकेटेडली आप हमारे को दे दो और उस पर फिर आपकी कॉस्ट को कम करो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। या उनकी कोई स्पेसिफिक लॉट बुकिंग है या उसमें कोई डिफरेंस है तो उस तक भी प्राइस नेगोशिएट किए जा सकते हैं। तो ये तो डील की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट नेगोशिएशन के अंदर मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन आपको पता हो, कंपैरिजन आप अच्छी तरह से करें, एप्पल टू एप्पल करें, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, क्वांटिटीज़ की बात करें, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना बेटर प्राइस मिलेगा आपको, एंड कॉम्पिटिटर्स को आपस में कॉम्पीट करवाएं अपनी बेस्ट डील को लेने के लिए या निगोशिएट करने के लिए। तो इन फैक्टर्स, इन पॉइंट्स के थ्रू हम बेटर निगोशिएट कर सकते हैं किसी सप्लायर के साथ। अमेजिंग। सो चोपड़ा जी, काफ़ी कुछ आपने बता दी इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेसिफिक चाइना एज वेल। तो आई थिंक आई एम लाइक वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल द क्वेश्चंस आई हैड, बट आपकी साइड से इफ यू फील ऑफ योर 20 years of experience and 200+ trips to China and international markets, anything you want to highlight or any interesting experience जो आपका अभी तक हुआ हो? जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को कई जगह यूज़ किया एंड प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मेरी पहली एडवाइस तो ये है कि आप बेटर रिसर्च के साथ किसी को बिजनेस को शुरू करें। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे चाइना के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ को बार बार सुना कि गुड प्लानिंग हाफ वर्क डन।
यानी कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो उसकी प्लानिंग पहले कर लें, उसकी रिसर्च पहले कर लें, उसके एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर लें, ताकि आप वो गलतियां नहीं करें जो कि नॉर्मली कोई भी आदमी कर सकता है। उसके अंदर आपकी बेटर प्लानिंग ही आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा तरीका हो सकती है। तो इसलिए अच्छी प्लानिंग के साथ आप किसी भी स्टेप को आगे बढ़ाएं, और ये हमने हमारी स्टडी के अंदर सीखा, इसको समझा। सेकंड, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मेरे आसपास के प्रोडक्ट्स थे, जो बहुत छोटे छोटे जनरल मर्चेंडाइजिंग के प्रोडक्ट्स थे, लाइक स्टेशनरी था, टॉयज थे, तो मुझे इजी लगा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमने स्टार्ट किया। लेकिन जब हम उस जर्नी में आगे बढ़े, तब हमारे साथ गुड लक कहूँगा कि हमने जो कि सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया, और हमने बायर्स की हैंड होल्डिंग शुरू की इंपोर्ट्स में, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, और हमने पिछले 30 सालों में मोर देन 100 कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट्स को हैंडल किया। तो हमें उन प्रोडक्ट्स के इन्स एंड आउट्स बहुत अच्छे से पता चले, और ये पता चला कि एक किसी जनरल मर्चेंडाइजिंग के प्रोडक्ट को बेचने में और एक बल्क प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को या एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को सेल करने में या उसके बिजनेस में कितना डिफरेंस है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि हमने एक प्रोडक्ट किया सपोज टॉयज, और दूसरा प्रोडक्ट हमने किया सिल्क फैब्रिक का। अब या ट्रक टायर, वन ऑफ द प्रोडक्ट वाज ट्रक टायर्स। ट्रक टायर्स में क्या एक स्टैंडर्डाइज साइज है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइज है, सपोज 1020 इज द साइज विच इज यूज्ड फॉर एनी ट्रक। अब उसमें जब इंपोर्ट उसका स्टार्ट हुआ, रेडीज टायर्स इंडिया में लॉन्च हुए, तो इंपोर्ट काफी होता था, और हमने उस एक साइज के ट्रक टायर्स पे अपना एक्सपर्टाइजेशन कर लिया, तो हम पूरे इंडिया में उस ट्रक टायर को बिना मूव किए हुए बेच सकते थे, अगर हमने हमारे बायर्स के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है। तो एक फ़ोन पे भी एक बड़ी क्वांटिटी को एक भी किया जा सकता है। जबकि अगर हमने फुटवेयर को इंपोर्ट किया है या टॉयस को इंपोर्ट किया है, तो हमें हर बार उसके डिज़ाइंस को दिखाने के लिए, उसके डिस्कस करने के लिए उसको दिखाना होगा, यानी कि उसकी सैम्पलिंग बड़ी होगी, और बिना डिज़ाइंस को दिखाए हुए हम उस ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। एंड उसका जो बेस साइज है वो एक स्टोर का बहुत छोटा होता है, जबकि अगर हम कोई बल्क का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक इंडस्ट्री का या एक बायर का जो परचेज साइज है, उसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसका वॉल्यूम बड़ा हो, या उसका वॉल्यूम बड़ा करने का तरीका आपके पास हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिटेल शॉप भी एक बिजनेस है, लेकिन एक रिटेल शॉप की चेन स्टोर भी एक बिजनेस है। करेक्ट। दोनों के विजन में फर्क है, जिससे उसके एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया है। तो अपना विजन बड़ा रखें, देन किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें या किसी बिजनेस मॉडल को सेलेक्ट करें, और जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा बेटर रोल प्ले कर सकते हैं फ्यूचर में। नहीं, जैसे कि अगर आप किसी डायमंड के बिजनेस जो करने वाले आदमी या किसी ज्वेलर से मिलेंगे उसके इकोनॉमिक स्टेटस में, और एक किसी छोटे प्रोडक्ट के बिजनेस को करने वाले आदमी से मिलेंगे, सपोज कोई भी प्रोडक्ट लेने आप छोटा, तो वो दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन में हमेशा बेटर जो डायमंड का बिजनेस कर रहा है, ओवरऑल ग्रोथ है एक ज्वेलर की ज़्यादा होगी, लिविंग स्टैंडर्ड उसका बेटर होगा, यानी कि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन ज़्यादा बेटर होगी एक दूसरे बिजनेस को करने के बजाय। तो ये इसलिए कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और वहाँ पर मार्जिन चाहे 2% है, बट वो 2% भी अर्न किया जाता है एक बड़ी सेल पे, तो इसकी ओवरऑल इनकम बढ़ जाती है। एक छोटी प्रोडक्ट टॉयज के प्रोडक्ट में हो सकता है 25% मार्जिन हो, लेकिन उसकी सेल एक लिमिटेड है, तो वो 25% की इनकम भी कम होती है 2% की डायमंड की सेल या किसी ज्वेलरी की सेल के बजाय, बिकॉज उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। और एक 2% की इनकम जो आपके पॉकेट में आएगी वो 25% के मार्जिन से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसलिए कई बार मार्जिन ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल इनकम ज़्यादा किस परसेंटेज पे वॉल्यूम के साथ होगी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बिजनेस को सेलेक्ट करते हुए प्रोडक्ट, उसकी सेल की स्केलेबिलिटी और उसके मार्जिन स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी
फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पे भी। आपको अगर डायमंड का बिजनेस करना है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं बनती है, और आपको कोई टॉयज का बिजनेस करना है तो हो सकता है कम कैपिटल में स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर करके ही एक बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में मुझे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसका स्कोप बहुत बड़ा हो, मार्जिन स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है बिजनेस को सेलेक्ट करते हुए, उस किसी बिजनेस में ग्रो करते हुए। उसके बाद है फिर पॉलिसीज या अदर फैक्टर्स कि हम कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो ब्रांडिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे, कि आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे क्रिएट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, अपने बिजनेस मॉडल में क्या यूएसपीज क्रिएट कर रहे हैं जो दूसरों से अलग है और जिसकी वजह से कस्टमर आपके साथ जुड़ रहा है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने यूएसपीज क्रिएट करें, ट्रस्ट क्रिएट करें लोगों के बीच में, अपने बिजनेस जो बायर्स हैं उसके बीच में, एंड देन उसको ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाएंगे आप। फिर है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड का एक फैक्टर कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। पहले इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा था, अब धीरे धीरे इंडिया पर ट्रेंड भी ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है, ब्रांड्स का मतलब समझ में आ रहा है और लोगों को सर्विसेज दी जा रही है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल बड़ा होता जा रहा है। और इसलिए आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि उसके सिस्टम्स डेवलपमेंट्स हैं, एसओपीज है, उसकी एक ब्रांडिंग है, उसका एक ट्रस्ट क्रिएशन है, और आपके चैनल को सब बेस्ट सर्विस देनी है। ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है बिजनेस करने का। तो बिजनेस को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। और मेरे ख्याल से ये इसके अलावा सब इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं जो आप फुलफिल कर सकते हैं। फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस, और ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस कुछ समय के लिए लॉसेस को तो बियर कर सकता है, बट कैश क्रंच को बियर नहीं कर सकता आज। करेक्ट। तो इसलिए कैश इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। तो आपकी बॉडी में ब्लड हमेशा चलता रहे, यानी कि कैश फ्लो बेस्ट मेंटेन रहे, ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी एंगल है। तो आप अपने कैश फ्लो को बेस्ट कैसे कर सकते हैं बिजनेस में, इसको हमेशा बेस्ट प्लान करें। और फंड्स में या फाइनेंस में जो भी आपकी बिजनेस की नीड है, उसकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्लान करें। सोर्सेज ऑफ फंड्स जहाँ से भी आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग है, उसको प्लान अगर आप बेटर तरीके से कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द big factor of the finality of the business can be cash flow, okay, or the negative cash flow you can say. So इसको प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट है या नहीं है, कई बार उससे फिर भी चला जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो होना जरूरी है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को बेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर फिर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जाएगी उसके अंदर। एंड फाइनेंस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अब इंडिया में बहुत अवेलेबल है, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको फंडिंग मिल रही है। हम आजकल एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सबको सुन रहे हैं, और ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं कि उस स्टार्टअप को इतनी फंडिंग हो गई या उसको इतने पैसे नहीं दे, बैंक्स बहुत इजी लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को पैसा या फंडिंग अवेलेबल करवा रही है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बड़े हैं काफ़ी पहले से, और इसलिए एक बेटर टाइम है इन लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस को करने का। लेकिन हाँ, इस मामले में फाइनेंशियल प्लानिंग या कैश फ्लो का बेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। इसमें मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, परचेज भी है, एडमिन भी है, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
इन सब का कॉम्बिनेशन एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन ही एक सक्सेसफुल बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो सारे बिजनेस पे सब एंगल्स पे ध्यान दें। इंटरनेशनल ट्रेड का होराइजन या जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ना है तो जो भी कुछ छोटी सी बातें मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ शेयर की है वो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उनसे कुछ सीखें समझें, और जो भी स्किल के एक्सपर्ट्स हैं उनसे लगातार इंटरेक्ट करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे अगर कुछ नॉलेज मिल सकता है तो नॉलेज लें। ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी सर्विसेज हायर कर सकते हैं आप, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनके सर्विसेज को, उनके एक्सपीरियंस को हायर कीजिए एंड देन एक बेटर बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं। Amazing insights, चोपड़ा जी। I personally want to pursue international trade, and अभी जो भी हमारी बात हुई है, I think I have learned a lot, and definitely, as you know, we are always in touch. I keep learning from you every day. So, yeah, once again, thank you so much, Chopra ji, for sharing all these insights and experiences. And yeah, I would love to have you once again, maybe some other time. थैंक यू ध्रुवन, तुम्हारे इस साथ हमेशा मिलकर मज़ा आता है। और आज जो तुमने ये एक अडॉप्ट किया, ये जो तुमने अपने बिजनेस मॉडल में ये फोरकास्टिंग का जो सिस्टम अडॉप्ट किया, जिससे तुम डिफरेंट लोगों से मिलते हो और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करते हो, लोग भी उससे कुछ फ़ायदा लेंगे और तुम्हारा जो पर्सनल गेम है डेफिनेटली नॉलेज का और एक्सपीरियंस का बढ़ता है। तो वंस अगेन थैंक्स टू यू कि मुझे तुम्हें से अपने आप को एक्सप्लेन या इंटरेक्ट करने का तुमने मौका दिया, एंड तुम्हारे से मिलकर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मुझे लगता है कि हम और कुछ पैसा इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ोगे, और हमारे साथ में मुझे लगता है कि बहुत ऐसे पोटेंशियल है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो बहुत वैल्यूएशन तुम मुझे भी दे सकते हो। तो आई वेलकम यू टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टीम ऑफ फ्लोरेट। Thank you so much. Thank you.